हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और स्वागत है आप सभी का 50 गोल्डन रूल्स की इस ऑसम सीरीज में। बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं और हम पहुंच चुके हैं वर्ब्स के रूल्स पे, जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात की थी, हमने मेन वर्ब्स की बात की थी और अब हम पहुंच चुके हैं मॉडल्स में। हमें कौन सी बातें करनी है इस चीज के ऊपर। सो आज मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद सीखेंगे हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में बहुत प्रिसाइजली पूछे जाते हैं, सिर्फ स्पॉटिंग एरर के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछे जा सकते हैं। प्लस जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, 2021 से एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई थी बेटा, जिसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस कंप्लीशन। मतलब आपको एक पार्ट सेंटेंस का लिखा हुआ मिलेगा, आगे का पार्ट यहां से मिसिंग होता है। इस मिसिंग पार्ट के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए बी सी डी। आपको बताना होता है कौन सा ऑप्शन यहां पे फिट हो सकता है। अब देखो, जो हम चीज सीखेंगे आज वो डेफिनेटली इसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो 20 क्वेश्चंस यानी कि 10 स्पॉटिंग एरर के, कभी कभार स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन 20 आ जाते हैं तो उसको हम 10 ही मान रहे हैं फिलहाल अभी। 10 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन, साथ ही साथ ये जो 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस के, इनके साथ भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो इसको ध्यान रखते हुए आज की जो क्लास होगी इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा, सब कुछ ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो 50 गोल्डन रूल्स वाली सीरीज में हमने हेल्पिंग वर्ब्स को पूरी तरीके से समझ लिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, कब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, मैं उनको बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम नहीं करते हैं, ये कभी कभी मेन वर्ब का काम भी करते हैं। इसके लिए आपको बस एक चीज मेरी याद रखनी है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब होगी, जब भी किसी सेंटेंस में आपको एक वर्ब दिखेगी, ये बेटा मेन वर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगी मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब दिख रही है, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, आप उसको मेन वर्ब मानोगे। फिक्स है ये चीज। जैसे इसने बोला हो आई एम अ बॉय, अगर ये लिखा है आई एम अ बॉय, यहां पे कितनी वर्ब है बेटा? यहां पे सिर्फ एक वर्ब है। कितनी वर्ब? एक वर्ब है। तो इसको हम क्या मानेंगे? एम यहां पे क्या है बेटा? यहां पे एम है मेन वर्ब, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पे एक्शन तो हो ही नहीं रहा है। अगर मैंने कहा कि मैं एक लड़का हूं, यहां पे एक्शन तो हुआ ही नहीं, तो अब मैं कैसे मान लूं कि यहां पे ये वर्ब है? वर्ब हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्शन ही दिखाती है, कई बार कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या कोई चीज है, प्रेजेंट है, इस चीज को भी दिखाती है। तो वर्ब के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है किसी भी चीज का एक्शन दिखाना, पहला काम होता है एक्शन दिखाना, मतलब जब कोई काम हो रहा होगा। और दूसरा काम बेटा इसका होता है किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाना, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाना, मतलब कोई चीज है, ये दिखाना भी वर्ब का काम होता है। जैसे ये लिखा है आई एम अ बॉय, यहां पे काम तो नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में एग्जिस्टेंस दिखाई जा रही है। तो वर्ब बेटा 2 में से कोई भी एक काम कर सकता है। जब कभी एक वर्ब लिखी हो और वो हेल्पिंग ही लिखी हो, तब भी यही रूल चलेगा। एम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमने सीखा था। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब भी एक ही यूज हुआ है, 2 वर्ब नहीं यूज हुआ है, तब तक इसको हम मेन वर्ब मानेंगे। लेकिन जैसे ही यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया बेटा? एक से ज्यादा वर्ड्स के साथ लग गया। जैसे मान लो यहां लिखा है आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर अगर मैंने लिख दिया, अब यहां पे क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखो कितनी वर्ब्स है बेटा? अब यहां पे एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, कितनी वर्ब्स हो गई? 2 वर्ब हो गई। अब यहां पे ये वाला कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ब क्या हो? मेन वर्ब हो। अब ये चीज ऐसे नहीं चलेगी। अब क्या रूल चलेगा बेटा? अगर 2 वर्ब्स है, अगर 2 वर्ब्स हैं, तो क्या होगा? सबसे पहली वाली जो वर्ब है ये क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और दूसरी वाली वर्ब क्या बनेगी? मेन वर्ब बनेगी। ऐसे ही अगर मान लेते हैं वर्ब 3 लिखी है, जैसे लिखा होता आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें कितनी वर्ब्स हैं? हैव है, बीन है, राइटिंग है, 3 वर्ब्स हैं। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में अगर मान लो मेरे पास 3 वर्ब हैं, हम क्या करेंगे? पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब और तीसरी वाली मेन वर्ब। तो ये याद रखो, जब भी कभी एक से ज्यादा वर्ब होती हैं, सिर्फ लास्ट वाली मेन हो जाती है, बाकी सब हेल्पिंग हो जाते हैं। क्लियर है बात? चलो,
तो यहां पे फिलहाल ये चीज हमने ऑलरेडी समझ ली थी, ये मैंने दोबारा इसलिए समझाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को क्लियरली दिमाग में फिट करना बेटा। फिर हम आ गए थे मेन वर्ब्स पे, जिसमें बहुत ढेर सारी बातें करी। मैंने आपसे होमवर्क के लिए पूछा था कि आपको ऐसे वर्ब्स लिख के दिखाने हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं, और तीसरा था जिनके दो फॉर्म सेम होते हैं। स्नेहा ने शायद मुझे सिर्फ होमवर्क लिख के दिखाया, बाकी किसी का भी आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया है। ये बात बहुत गलत है बेटा, लिख के जरूर दिखाइएगा ताकि पता तो चलता रहे कि आपको कितनी सारी वर्ब्स आ रही हैं जिनके फॉर्म सेम है या डिफरेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे, इसलिए जरूरी है कि आप इनको जाने। ठीक है, तो मेन वर्ब्स के ऊपर भी हमने कई सारी बातें कर ली थी, काफी सारी चीजें हमने मेन वर्ब्स वाली भी सीख ली थी। फिर हम आ गए थे बेटा मॉडल्स के ऊपर, है ना। कल हमने मॉडल्स पे बात करना शुरू कर दिया था, तो इसमें हमने विल और वुड को निपटा दिया था। बात करी थी शैल और शुड की, ये भी खत्म हो गए थे। अब बात करते हैं बेटा कैन और कुड की। ध्यान से देखो, यहां पे बात करनी है नेक्स्ट कैन और कुड की। इसको देखते जाओ, ये जब यूज होगा तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सेंटेंस में। ये मैं बहुत आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, उसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें बारीकी से देखनी होंगी वो भी बताऊंगा। देखिए ध्यान से, कैन बेटा यूज करते हैं जब भी हमको एबिलिटी बतानी होती है, जब भी हमको एबिलिटी बतानी होती है। एबिलिटी को हिंदी में कहते हैं क्षमता, एबिलिटी में हिंदी में कहते हैं क्षमता। कुड का भी सेम काम है, क्या बताता है बेटा, एबिलिटी बताता है। क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। अब एबिलिटी क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं, जैसे बचपन में कहा करते थे, एक थप्पड़ मारेंगे दिल्ली जाके गिरोगे। आ रही है याद आ रहा है। जैसे भाई बहन को बोला करते थे या दोस्तों को बोला करते थे, एक कंटाप मारेंगे अभी उतने दूर जाके गिरोगे। ऐसी जो बातें होती थी उससे हम क्या दिखाना चाहते थे, हम बहुत एबल हैं या हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है। उसके लिए कैन और कुड को बेटा हम यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई है। जब भी हम अपनी क्षमता दिखाएं, जैसे किसी ने बोला भाई तुम कितने पुशअप मार लोगे, किसी ने बोला हम 30 मार लेंगे, बोला बस 30, अभी देखो मैं 50 मार के दिखाता हूं। इससे क्या दिखा रहा है बेटा, इससे एबिलिटी शो हो रही है। तो ये चीजें होती हैं एबिलिटी, इनके लिए हम कैन और कुड को यूज करते हैं। अब एक ही वर्ड से काम चल रहा था तो दो वर्ड क्यों लिया, समझते हैं यहां पे ध्यान से। देखो कैन बेटा यूज होता है जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करेंगे तो कैन यूज होगा, और जब ये पास्ट की बात करेंगे तब ये कुड लेने लगेगा अपने साथ में। जैसे मान लो एक ये नदी है, एक ये नदी है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मैंने बोला भैया मैं यहां से नदी पार कर सकता हूं इधर से इधर। आपने बोला अच्छा ठीक है। फिर यहां पे ये एक नदी है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने बोला जब मैं छोटा था या जब मैं यंग हुआ करता था तब मैं यहां से नदी इधर तक पार कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता हूं। मान लो मेरा बुढ़ापा आ गया, जब अभी की बात कर रहे हैं तो कैन यूज कर रहे हैं, जब अभी कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या हो सकता था उसकी बात कर रहे हैं, तब इसको हम कहां ले जाएंगे बेटा, कुड के कॉन्टेक्स्ट में ले जाएंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए इसको। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने बोला आई कैन स्विम, आई कैन स्विम अक्रॉस, I can swim across the river। अब यहां पे I can क्या बता रहा है बेटा, I can बता रहा है कि मैं कर सकता हूं, अभी मैं स्विम कर सकता हूं या रिवर को तैर के पार कर सकता हूं। क्लियर है बात। तो I can swim across the river क्या बता रहा है कि मैं रिवर को तैर के पार कर सकता हूं। आई गेस ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है कलर, ठीक है, अभी मैं ग्रीन यूज कर लूंगा। I can swim across the river का मतलब क्या है, मैं नदी को पार कर सकता हूं। अभी यहां पे अभी की बात हो रही है, ठीक। अब दूसरी बात क्या हो रही है बेटा, देखो ध्यान से समझो, दूसरी बात क्या हो रही है यहां पे, दूसरी बात में ये कह रहा है कि भैया मैं नदी को पार कर सकता था, जब मैं छोटा था तब मैं नदी को पार कर सकता था, ठीक है, अभी मैं नदी को पार नहीं कर सकता हूं। यहां पे ये बात हो रही है, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर ड्यूरिंग, I could swim across the river, I could swim across the river during my childhood। अब क्या हो गया, ये अपने चाइल्डहुड में मैं रिवर को क्रॉस कर सकता था। अब यहां पे बेटा जो हो रहा है कुड यूज, इसका रीजन क्या है कि अभी नहीं कर सकता, पहले मैं जब बच्चा था या जब मैं यंग एज में था तब कर सकता था। बात आ रही है आपको समझ में। दादाजी लोग जैसे कहानी बताया करते हैं कि भैया जब मैं स्कूल जाया करता था तब मैं 200 नदियां पार करके और इतने सारे पहाड़ चढ़ के उतर के तब अपने स्कूल पहुंचा करता था, बताते ना पापा मम्मी लोग। तो वैसे ही चीजें, जब अपने
पास्ट के बारे में कोई एबिलिटी बताए तब उसके लिए कुड लगा दोगे। जब अभी बताए कि अभी मैं करता हूं, देखो अभी वो लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि अभी भी मैं ऐसा करता हूं, ये तो आप पकड़ लोगे कि अरे कहां करते हो, झूठ बोल रहे हो। तो अपने टाइम में बता देते हैं कि मैं मॉर्टिन के उजाले से पढ़ा करता था, या मैं अगरबत्ती जला के उसके उजाले से पढ़ा करता था, है ना, स्ट्रीट लाइट तब हुआ नहीं करती थी। तो ऐसे ऐसे जब बातें बताए कि मैं ऐसा किया करता था या मैं उस टाइम पे ऐसा कर सकता था, लेकिन फिर मजबूरी बताने लगते हैं कि फिर ऐसा ऐसा हो गया जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो एबिलिटी अगर अभी की बताई जाएगी बेटा तो कैन लगाएंगे। अगर एबिलिटी पास्ट की बताई जाएगी, देखो यहां पे ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड क्या दिखा रहा है बेटा कि ये चीज कब हुई है, ये चीज हुई है पास्ट में। अब जैसे ही कोई चीज पास्ट में जाती है कुड लगने लगता है, प्रेजेंट में रहती है कैन लगने लगता है। इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मे और माइट की। नेक्स्ट देखिए मे कब लगता है और माइट कब लगता है। नेक्स्ट आएगा मोडाल में मे, और नेक्स्ट उसके बाद आएंगे नेक्स्ट भाई माइट। मे कब लगेगा, माइट कब लगेगा। देखो ये दोनों चीजें क्या दिखाता है बेटा, पॉसिबिलिटी दिखाता है। कॉमन चीज क्या है, ये क्या दिखाएंगे, पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा और ये भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा। पहली सबसे चीज तो ये हो गई कि ये पॉसिबिलिटी कहां दिखाता है, प्रेजेंट टेंस में, और ये पॉसिबिलिटी कहां दिखाता है बेटा, पास्ट टेंस में। सारे चीजें लगभग इसी तरीके से चलती है, बस शैल और शुड वैसा नहीं चलता है, उसको कुछ अलग कीड़ा था तो वो नहीं जाता है। तो मे कहां दिखाएगा, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी, और माइट कहां दिखाएगा, पास्ट में पॉसिबिलिटी। सीधी सी बात हो गई है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, माइट कम दिखा रहा है। आपको फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बहुत क्लियर कट समझ लीजिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है तब आप हमेशा मे लगाओगे। अगर सेंटेंस को पास्ट में कर दिया गया आप इसके साथ माइट लगाने लगोगे। जैसे यहां पे लिखा है आई मे गो देयर, आई मे गो देयर, ठीक है। आई मे गो देयर, इसमें क्या लिखा है, आई मे गो देयर का मतलब क्या हो गया कि मैं वहां जा सकता हूं, मतलब पॉसिबिलिटी है। ये बात बिल्कुल ठीक हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यहां पे लिखा हो ही टोल्ड मी दैट, he told me that he may go there, जैसे लिखा he told me that he may go there, he may go there। अब told क्या बता रहा है बेटा कि सेंटेंस कहां है, पास्ट में है। तो इसका मतलब है सेंटेंस अब पास्ट में हो गया तब मे नहीं यूज कर सकते। इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, मे को तुरंत हटाएंगे यहां से और मे की जगह क्या लग जाएगा, माइट लग जाएगा। सो ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो देयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है। सो मे किससे लगाएंगे, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और उसी को पॉसिबिलिटी अगर पास्ट में हो गया सेंटेंस तो आप माइट लगाने लग जाओगे। इतनी सिंपल सी बात है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्टेक्स्ट पे। पहला है मस्ट, MUST, और दूसरा है ought to, और दूसरा है ought to। कब कब यूज होते हैं ध्यान से समझिए इसको। मस्ट का मतलब है जब बिल्कुल कंपलसरी हो, जब बिल्कुल कंपलसरी होता है, जब एकदम ये चीज कंपलसरी हो, मतलब नहीं अगर किया तो काम नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आपको एक OMR शीट मिली है, आपको बोला एक OMR शीट है ये, आप एग्जाम देने गए। आप क्या देने गए बेटा, एग्जाम देने गए। आपसे बोला गया कि भैया इसमें सर्कल को फिल करो। मान लो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। और एग्जामिनर ने ऊपर इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है बेटा, इंस्ट्रक्शंस में एग्जामिनर ने लिखा है कि इसको सिर्फ आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एग्जामिनर ने लिखा है कि आप सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भर सकते हो, वरना पेपर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और आप लेके तो घर से गए थे ब्लैक पेन, लेकिन अंदर पता चला उसकी इंक कैसी है, ग्रीन कलर की इंक है। आपको क्या वहां पे पता चला कि भैया ग्रीन कलर की इंक है। आप एकदम सोच रहे थे हमारे चचा विधायक हैं, हम ग्रीन इंक से भर देंगे। आपने उठाया और सारे ऑप्शन आपने ग्रीन से भर दिए। सी भर दिया, डी भर दिया, बी भर दिया, ठीक है। फिर यहां पे सी भर दिया और यहां पे फिर सी भर दिया। ये सारे ऑप्शन आपने भर दिए और आप पेपर देके चले आए। अब पता चला अगले दिन ही चेक हो गया। सोचो मॉक टेस्ट था ये, असली वाला मॉक टेस्ट है ना। अब अगले दिन क्या पता चला भैया कि आपकी कॉपी चेक ही नहीं हुई है। क्यों नहीं चेक हुई है, क्योंकि आपको मस्ट क्या चीज थी,
ब्लैक बॉल पॉइंट से भरना, लेकिन आपने इस चीज को नहीं किया तो आप यहां पे कॉपी नहीं चेक करा पाए। तो जो भी चीज कंपलसरी हो जाए, बिना उसके किए काम ही ना चल पाए, मतलब काम बिल्कुल खराब हो जाए, फेल हो जाए, उस जगह पे हम क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस लिखें, यू मस्ट fill the OMR, you must fill the OMR sheet with black ball point pen. You must fill the OMR sheet with black बॉल पॉइंट पेन। अब ये अगर चीज मस्ट है, अब देखो कॉपी नहीं से कोई अगर नहीं भरा था तो इसलिए क्या यूज कर सकते हैं? यहां पे मस्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो बात कहने की सीधी सी इतनी है कि जब भी ऐसी कोई चीज आए जो मैंडेटरी कर दे, मतलब बिना वो किए पास नहीं हो सकते, बिना वो किए चेक नहीं हो सकता, या बिना वो किए काम चल ही नहीं सकता है, तो क्या लगाएंगे? इसके साथ में मस्ट लगा देंगे। बात समझ आ रही है? काफी मस्त सा आइडिया था, इसीलिए इसका नाम मस्ट भी है। चलो अगला देखते हैं। अगला है ought to। अब ये कौन सी बला है? अब ये कैसे हम कर सकते हैं? देखो समझो ध्यान से। अगर मैं ought to की बात करूं, जैसे ये ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट है, यहां पे है ग्रीन, इधर है येलो, इधर है रेड, ये है रेड, ये है ग्रीन, सॉरी ये है येलो और ये है ग्रीन, ठीक है। अब यहां पे भैया ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। अब लोग क्या करते हैं, यहां पे रेड सिग्नल चल रहा है और लोग भैया सोच रहे हैं अरे चलो एक ही गाड़ी तो है, ऐसे स्नीक करके निकल गए, लेकिन पुलिस वाले भैया ने नहीं देखा तो ये फिर से निकल गए बिल्कुल बिना पकड़े गए। दूसरी चीज, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक पुलिस यहां खड़ी है, कोई बिना हेलमेट लगाए आया, ये अपनी बाइक लेके आया बिना हेलमेट लगाए। अब उसने सोचा पुलिस वाला देख नहीं रहा है, चुपके से यहां से निकल जाते हैं, तो ये भाई साहब निकल गए, ठीक। अब देखो यहां पे ought to कैसे लगेगा, समझो। अब जो नियम बना हुआ है, जो रूल बना हुआ है, उस हिसाब से क्या होना चाहिए? you ought to wear the helmet, ठीक है, मतलब आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये नियम है। लेकिन ought to बेटा हम तब लगाते हैं जब नियम तो बना है, लेकिन इसकी तरह नियम नहीं है कि अगर किसी ने ब्रेक कर दिया तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा या उसका काम नहीं चल पाएगा। जब कभी ऐसा हो कि कोई रूल बना है लेकिन उसको थोड़ा बहुत ब्रेक कर रहे हैं तो चल जा रहा है, तब आप लगाओगे ought to। लेकिन अगर कोई नियम बना है और वो नियम ब्रेक करते ही काम खत्म हो जाएगा, काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब आप लगाओगे मस्ट। जैसे यहां पे OMR को ब्लैक पेन से ही भरना था, नहीं भरा, ब्लू आपने ग्रीन से भर दिया, OMR शीट चेक नहीं हुई। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे भी ट्रैफिक रूल तो बनाया है, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया तो भी काम चल गया, आप 1-2 बार 4 बार बच के निकल गए। तो इस तरीके से आप ought to वहां लगाते हैं जहां पे बच के निकलने की चांसेस होती हैं, मस्ट वहां लगाते हैं जहां पे बच के निकलने की कोई चांस नहीं होती है, मतलब आपको फंसना ही फंसना है या काम आपका जो भी है उसको रुकना ही रुकना है। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से मस्ट और ought to में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस चीज को आई गेस आपने क्लियरली समझ लिया होगा, उसी के बेसिस पे आगे वाली बात करते हैं। तो हमने कौन से मॉडल्स पढ़ ली, जरा एक बार एक छोटा सा नोट। पहले हमने सबसे पहले हमने पढ़ा विल को, उसके बाद हमने पढ़ा वुड को, उसके बाद हमने पढ़ा वुड को, फिर हमने पढ़ा शैल को, और उसके बाद में पढ़ा शुड को, उसके बाद पढ़ा शुड को, फिर आए हम कैन पे, और फिर आए हम कुड पे, उसके बाद हम आए मे पे, और फिर हमने पढ़ा माइट को। ये सारे हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा मस्ट को, और उसके बाद हमने पढ़ा ought to को, फिर हमने पढ़ा ought to को। अब ये क्या क्या है एक शॉर्ट में जिस्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो विल और वुड में क्या डिफरेंस था, दोनों फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। विल को हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं जहां पे 100% कंफर्मेशन होता है, वुड इसी का पास्ट वर्जन होता है, मतलब अगर सेंटेंस में कोई पास्ट वाली वर्ब लग गई है तो आप विल नहीं लगा सकते, वुड लगा सकते हैं। कल की क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी। फिर आता है शैल और शुड। शैल 100% से थोड़ा सा कम कंफर्मेशन लेता है, जैसे हमने एग्जाम्पल सीखा था, अगर मैं घर पे अकेला रहता हूं, मुझे पार्टी में जाना है तो डेफिनेटली मैं जा लूंगा, उसमें कोई मेरे को रोकने टोकने वाला नहीं है, तो मतलब विल लगाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं तो एक बार मुझे उनकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, तो हो सकता है कोई चांस हो सकती है कि मैं ना जा पाऊं। इस केस में हम क्या लेंगे बेटा, शैल लेंगे। तो विल का मतलब हो गया 100% कंफर्म है,
शैल का मतलब है कुछ कुछ वहां पे डाउटफुल सा सिचुएशन लग रहा है, प्लस ऑफिशियली या फॉर्मली हमेशा शैल यूज करते हैं, और विल को थोड़ा सा कैजुअल या इनफॉर्मल माना जाता है। जैसे आप दोस्त से बात कर रहे हो तो विल को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप ऑफिस में यूज कर रहे हो तो क्या यूज करेंगे, शैल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये था। शुड सिर्फ सजेस्ट करता है कि भैया ऐसा कर लो, शुड कहता है भैया ऐसा कर लो, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी, कर लोगे तो हम एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो शुड बेचारा क्या है, एकदम सीधा साधा सा आदमी है। शुड क्या है, एकदम सीधा साधा सा आदमी, जैसे होते नहीं भोले भाले से लोग, तो भैया कर लो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कर लोगे तो हम यूज में आ जाएंगे। तो शुड बेचारा एकदम ब्रह्मचारी टाइप का आदमी है। फिर आते हैं कैन और कुड, ये दोनों बेटा क्या बताते थे, एबिलिटी बताया करते थे। ये दोनों क्या बताते थे, एबिलिटी बताते थे, जिसमें से कैन क्या बताता था, प्रेजेंट की एबिलिटी, और कुड क्या बताता था, पास्ट की एबिलिटी। मतलब कोई चीज अगर सेंटेंस में अगर पास्ट वाला वर्ब लगा है तब आप कुड लगाओगे। मे और माइट क्या बताता है बेटा, पॉसिबिलिटी बताता है, किसी भी चीज के होने की कितनी चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी बताने का काम कौन करता है, मे और माइट करता है। जिसमें से मे क्या करेगा बेटा, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताएगा, और अगर पास्ट वाला वर्ड लग गया है तो कहां चला जाएगा, माइट के पास चला जाएगा। फिर आता है मस्ट और ऑट टू, ये दोनों किस लिए यूज होते हैं बेटा, रूल्स के लिए यूज होते हैं, या फिर जहां पे कोई चीज मैंडेटरी हो जाती है वहां यूज होते हैं। उसमें भी मैंडेटरी वाला कौन सा है बेटा, मैंडेटरी वाला है मस्ट, जिसमें नहीं करने पे काम नहीं चल पाएगा, और सिर्फ रूल्स हो, जिसको नहीं कर रहे हो तो कुछ टाइम तक काम चल जा रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑट टू। अब देखो ऑट टू आपके एग्जाम में और कैसे पूछा जाता है, ऑट के साथ में जो ये प्रेपोजिशन लगा है टू, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑट के साथ, ऑट के बाद में ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है, तो ऑट ऑफ, ऑट फ्रॉम, ऑट फॉर, ये ऑट टू, ये सब चीजें ऑप्शन में आपको मिल सकती हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है, ऑट के साथ कोई और प्रीपोजिशन फिक्स नहीं हो सकता, सिर्फ टू रहता है और हमेशा रहता है। मतलब दिस इज नॉट ऑप्शनल कि आप लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे तो भी चलेगा। ऑट के साथ में टू आएगा ही आएगा, हटाने का कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो ये सारी बातें थी जो आपको जाननी थी। अब देखते हैं यूज्ड टू क्या होता है बेटा। देखो यूज्ड टू क्या होता है, अब यहां पे बात हो रही है यूज्ड टू की। यूज्ड टू एक ऐसा मार्जिनल ऑक्सिलरी इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है, ना ये पूरी तरीके से वर्ब होता है और ना ये पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब होता है, ना ये पूरी तरीके से मेन वर्ब है और ना ये पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी इसको बोला जाता है। अब इसके साथ में एक बढ़िया चीज है, अगर यूज्ड टू अकेला आया है, ठीक है, अगर यूज्ड टू अकेला आया है, जैसे मान लो यहां पे दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, अगर यहां लिखा है आई यूज्ड टू विजिट, आई यूज्ड टू विजिट the church, I used to visit his home, I used to visit his home daily। अगर ये लिखा है I used to visit his home daily, अब यहां पे used to ऐसे ही यूज किया गया है। दूसरा तरीका कौन सा है, अगर यहां लिखा है I am used to visit his home daily, अगर ये लिखा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत खास अंतर है, ध्यान से समझिएगा वरना खोपड़ी के ऊपर से उड़ेगा, समझ नहीं आएगा, दोबारा समझने की जरूरत पड़ जाएगी बेटा। ठीक है, अब क्या अंतर है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो जब भी कभी यूज्ड टू लिखा हो, आपके सामने यूज्ड टू लिखा हुआ आपको मिल गया, ठीक, आपको एक बात बेटा चेक कर लेनी है। एक बात कौन सी चेक कर लोगे आप, एक बात आपको ये चेक करनी है कि यूज्ड, सॉरी यहां पे यूज्ड टू नहीं है, ये है यूज्ड टू। आपको जब भी यूज्ड टू लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको चेक क्या करना है, ध्यान से समझिए इस चीज को। यूज्ड टू में आपको चेक ये करना है कि यूज्ड टू के जस्ट पहले अगर कोई और वर्ब लगी है, वर्ब कौन सी हो सकती है, बी की कोई भी वर्ब हो सकती है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, या खुद बी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है इज, एम, आर, वॉज, वर या बी, कुछ भी हो सकता है। अब अगर यूज्ड टू से पहले बी की कोई भी वर्ब फॉर्म लगी हुई है बेटा, ठीक, तो आप इसको नोटिस कर लोगे। जैसे यहां पे यूज्ड टू के पहले कुछ नहीं लगा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले बी की कोई भी फॉर्म लगी, जैसे यहां पे क्या लगा है, एम लगा है, तो ये बी की फॉर्म हो गया। अब आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, आपको इसके बाद में जो भी वर्ब लिखी है,
ये जैसे यहाँ पे विजिट लिखा हुआ है तो विजिट का जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे जो सही वर्ब होगी वो क्या होगी, यहां पे होना चाहिए विजिटिंग। यहां पे क्या वर्ब होगी, विजिटिंग आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आई एम यूज्ड टू विजिट यहां पे गलत है, यहां पे होगा आई एम यूज्ड टू विजिटिंग हिज होम डेली। क्लियर है? लेकिन अगर यूज टू ऐसे ही लिखा है, अब इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए यहां पे विजिट ठीक है। लेकिन यहां पे एम लिखा हुआ है, इस वजह से आप यूज टू के बाद जो भी वर्ब है इसको आईएनजी में करोगे, ये सिर्फ तभी सही माना जाएगा। यही रूल है यूज टू का। फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट में इसको कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा, जब भी कभी यूज्ड टू आपके लिए यूज होके दिखेगा आपको, अगर यूज्ड टू आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये प्लेनली यूज्ड टू लिखा है, इसके पहले कोई भी वर्ब नहीं है, अगर पहले कोई वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो हो जाएगी, ठीक है, या इंडेफिनिट फॉर्म फॉलो हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पे बी की वर्ब फॉर्म लिखी है, बी की वर्ब फॉर्म मतलब यहां पे इज एम आर वाज वर लिखा है, अगर यहां पे लिखा है इज एम आर ऐसे ऐसे करके लिखा है, प्लस यहां पे लिखा है यूज्ड टू, प्लस लिखा है यूज्ड टू, तब आप इस केस में क्या करने वाले हो, हमेशा इस केस में होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म फॉलो। ये बात अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सेंटेंस कर देगा गलत। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, यूज टू के पहले अगर वर्ब नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जैसे आई यूज टू विजिट हिज हाउस डेली या होम डेली, एकदम सही है ये। लेकिन अगर यूज टू के पहले इज एम आर वाज वर वाली कोई वर्ब लग गई, अब क्या करेंगे, यूज टू के बाद में आईएनजी लगाएंगे। तो यहां पे यूज टू हमने देखा, फिर इसके पहले चेक किया तो लगा था एम, इसीलिए इसके बाद में जो विजिट लिखा है इसको गलत काट के इसकी जगह पे हम विजिटिंग लगाएंगे, तब ये सही माना जाएगा। सो करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम यूज्ड टू विजिटिंग हिज होम डेली। क्लियर हो गई बात? तो मार्जिनल ऑक्सिलरी में ये एक वर्ड था, बाकी हमने जो ऑट टू पढ़ लिया ये वाली चीज थी। ठीक है, तो ऑट टू और क्या आ जाता है, बी यूज्ड टू, ये तीनों दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए बात करते हैं आगे। दो और वर्ड्स हैं यहां पे, पहला है यहां पे डेयर और दूसरा है नीड। दूसरा है नीड, NEED नीड। ये नीड वही है जो आपको हमेशा आती रहती है, ये नींद का रेफरेंस ले सकते हो। ये इतना जरूरी है जितनी जरूरी इंसान के लिए नींद होती है, वैसे ही नीड भी इंसान के लिए जरूरी है, अगर वो इंसान पेपर के लिए तैयारी कर रहा है तो। दो चीजें हैं बेटा, नीड और डेयर, इन दोनों के साथ में एक सेम रूल फॉलो होता है, तो इसको समझते हैं कि रूल क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से समझिए इसको, डेयर और नीड। डेयर का मतलब हिम्मत होता है और नीड का मतलब होता है जरूरत। ठीक है, डेयर का मतलब हिंदी में अगर हम लिखें तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत और इसमें होता है जरूरत। सो डेयर इज क्या होता है, डेयर इज हिम्मत, डेयर हिंदी में होता है हिम्मत और इसमें क्या होता है, जरूरत। ठीक है, जरूरत। अब इन दोनों में क्या चीज देखनी है, देखो इसके साथ में दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, दोनों के साथ में दो दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अच्छी बात यह कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम तरीके से लिखे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं नीड का स्ट्रक्चर, या डेयर का समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक चीज होती है, इनके साथ में नेगेटिव वर्ड लगता है तभी आपको स्ट्रक्चर बनाने की या हटाने की जरूरत पड़ती है। अगर नेगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो ये चीज नॉर्मली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या चीज समझनी है, देखिए ध्यान से, मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उसी के बेसिस पे हम इस रूल को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। देखो अगर मैंने सेंटेंस लिखा डू नॉट नीड, या अगर मान लेते हैं यहां पे लिखते हैं नो नीड, अगर मैंने लिखा नो नीड टू टच, नो नीड टू टच माय फोन, नो नीड टू टच माय फोन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखा यू नीड नॉट टच माय फोन, यू नीड नॉट टच माय फोन। अब यार ये टच माय फोन इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान आजकल लोग अपने फोन को छूने पे ही होते हैं, है ना। कोई आपका फोन छू ले, या सोचो सुबह सुबह आप उठ रहे हो, आपके अगल बगल सर के बगल में फोन ना दिखे, अब तो जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल गई होगी ना, सबसे पहले उठते ही फोन देखते हैं, जैसे पता नहीं उसके बिना सांस नहीं आ रही हो। सो इट्स अ वेरी नीड दीज डेज। सो नो नीड टू टच माई फोन और दूसरा लिखा यू नीड नॉट टच माई फोन। अब बेटा ये दोनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से जरा समझो।
ये क्या बताना चाह रहे हैं इसको ध्यान से समझो। देखो जब मैंने यहां पे देखो दोनों सेंटेंसेस में एक तो मैंने नीड यूज कर लिया है, नीड यूज कर लिया है इसमें भी और इसमें भी, ठीक। समझने वाली बात क्या है, जब नीड से पहले नेगेटिव वर्ड लिखा होगा, क्या लिखा है, क्या सीखा हमने, जब नीड से पहले नीड प्लस मतलब नेगेटिव प्लस नीड लिखा है, जब नेगेटिव प्लस नीड लिखा है तब आप क्या करोगे, इसके बाद में 2 + V1 लगाओगे, 2 + V1 लगाओगे, जिसको हम बोलते हैं बेटा इन्फिनिटिव, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इन्फिनिटिव। अगर आप ये भारी भरकम नाम नहीं याद रखना चाहते तो भी आप 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अभी वापस इस पे आएंगे। दूसरा देखो, यहां पे लिखा है नीड और इसके पहले नेगेटिव नहीं है, नीड के बाद में नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, अगर यहां पे हमें मिल गया नीड इसके बाद में नेगेटिव, अगर इसके बाद में नेगेटिव मिला है तो यहां पे हम 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसके बाद में हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको अंग्रेजी में बेटा बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे ये बेयर हो चुका है, बेयर का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स। तो अगर हम ये बात करें कि V1 क्या है, V1 एक बॉडी है और 2 क्या है, इसके क्लोथ्स है, तो ये इन्फिनिटिव बन गया। लेकिन अगर यहां से मैंने इसके क्लोथ्स हटा दिए, 2 हटा दिया, तो ये सिर्फ बॉडी वॉटी बची, इसीलिए ये क्या हो गया, बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगा या जिसके क्लोथ्स नहीं हो, इसीलिए इसका नाम अब बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 2 चीजें हमने सीखी हैं, नीड के साथ में 2 रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला, अगर नीड से पहले नेगेटिव आ रहा है तब आप क्या करोगे बेटा, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। लेकिन अगर नीड के पहले नेगेटिव नहीं, नीड के बाद में नेगेटिव आ रहा है, जैसे यहां नीड के बाद में नॉट आया है, तो नीड प्लस नेगेटिव अगर आ रहा है तब आप क्या लगाओगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। आपको लगा क्या मिलेगा यहां पे, यू नीड नॉट टू टच माई फोन, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो गलती कहां है बेटा, 2 आपको यहां से हटा देना पड़ेगा। और यहां पे हो सकता है कि 2 लिखा हुआ ना मिले, नो नीड टच माय फोन, तो यहां पे आपको 2 को लगाना पड़ सकता है। ये 2 तरीके की गलतियां आपसे नीड के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती हैं, सिर्फ यही 2 गलतियां नीड के कॉन्टेक्स्ट में पूछी ही जाती हैं, तो आपको ये दोनों याद रखना है। क्या चीज था, नेगेटिव प्लस नीड होगा तो हम इन्फिनिटिव लगाएंगे या 2 + V1, अगर नीड प्लस नेगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, हम 2 नहीं लगाएंगे, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अब बात करते हैं डेयर की। अब वैसे तो रूल सेम ही है, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट डेयर। देखो यहां पे डेयर के साथ में क्या रूल है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं विद द एग्जांपल ऑफ सेंटेंस। देखिए बेटा, अगर हम बात करें डेयर की, तो डेयर को भी हम 2 सेंटेंसेस में लिख के देखते हैं कि ये क्या क्या कह रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि क्या रूल चल रहा है। देखो अगर मैंने बोला डू नॉट डेयर, अगर मैंने लिखा डू नॉट डेयर टू टच, डू नॉट डेयर टू टच माई फोन। अब यहां पे फिर से फोन का ही इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। डू नॉट डेयर टू टच माई फोन अगर मैंने लिखा है, फिर दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं you dare not touch my phone। अब ये 2 सेंटेंसेस हमने लिख दिए। अब बात करेंगे कि जरा इसमें डिफरेंस क्या है या कहां पे यहां पे दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। देखो जरा, यहां पे हमने क्या लिखा बेटा, डेयर लिखा है, इधर भी क्या है, डेयर है। अब जरा नेगेटिव वर्ड को ढूंढते हैं। यहां पे डेयर से पहले नेगेटिव लिखा है और यहां पे डेयर के बाद नेगेटिव लिखा है, तो रूल बनाना अब आसान हो गया है। अगर आ रहा है नेगेटिव प्लस डेयर, अगर आ रहा है नेगेटिव प्लस डेयर, अब क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव प्लस डेयर आएगा तो क्या लगाएंगे, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे, इन्फिनिटिव बोला करते थे, ठीक। लेकिन अगर ये आ रहा है डेयर प्लस नेगेटिव, अगर ये हमें दिख रहा है डेयर प्लस नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, अगर डेयर प्लस नेगेटिव आ रहा है, ये क्या हो जाता है, देखो पहले वाली फॉर्म ही समझो, डेयर प्लस नीड, सॉरी नेगेटिव प्लस नीड में क्या लिखा था, 2 + V1 लिखा था, वैसे ही डेयर वाला भी सेम है। नेगेटिव प्लस डेयर में भी 2 + V1 है, नेगेटिव प्लस नीड में भी 2 + V1 था। दूसरा क्या है, नीड प्लस नेगेटिव भी क्या था, V1 था, सिर्फ 2 नहीं लगा रहे थे, तो ये भी V1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। और यही सही माना जाता है
इसके अलावा आप और कोई फॉर्म को यहां पे फिट नहीं कर सकते। तो जैसे नेगेटिव प्लस नीड के बाद में 2 + v1 लग रहा था, वैसे ही नेगेटिव प्लस डेयर के बाद में 2 + v1 लगेगा। दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। अब जैसे नीड प्लस नेगेटिव, यहां पे हमने पिछले वाले में क्या सीखा था, नीड प्लस नेगेटिव के साथ में क्या लग रहा था, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ठीक है। तो वैसे ही डेयर प्लस नेगेटिव के साथ में क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, जिसको बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। ये दोनों चीजें याद रखेंगे तभी चीजें ठीक हो पाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं 2-3 क्वेश्चंस को, जिसके बेसिस पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना चीजें फिर प्रॉब्लमैटिक बनती जाती हैं। करते हैं 2-3 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन यहां से लिख रहा हूं और आप इसको फटाफट आंसर करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ही टोल्ड मी दैट, पहला ऑप्शन है ये, ही टोल्ड मी दैट ही विल नॉट, ये है ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑप्शन नंबर बी, ही टोल्ड मी दैट he will not buy any books for me, ये है ऑप्शन नंबर सी, और फिर लास्ट में है नो एरर। आप इसको साथ साथ में आंसर करते चलिए, मैं आगे आगे क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूं। दूसरा यहां पे क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर यहां पे लिखा है I assured him that, ये है पार्ट नंबर ए, I assured him that I can lift the table, ये है पार्ट नंबर बी, I can lift the table and chair together, ये है पार्ट नंबर सी, और लास्ट पार्ट है बेटा नो एरर का, दिस वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इसके आंसर्स आप करते जाइए, साथ में अभी कम से कम 3 क्वेश्चंस और लिखते हैं। 5 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में हम करेंगे इसके करेक्ट आंसर्स। तब तक आप अपने आंसर्स को लिखते जाइए विद नंबर्स, है ना। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि इसका आंसर ए है, इसका ये है। आप लिखो नंबर 1 का आंसर कौन सा ऑप्शन है, नंबर 2 का आंसर कौन सा ऑप्शन है, इस तरीके से लिखते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए होंगे मेरे ख्याल से आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं, इसको ध्यान से आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वी कैन नॉट डेयर, फिर यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, वी कैन नॉट डेयर move this dining, we cannot move this dining, फिर ये बी है टेबल, without his consent, CONSENT, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन या आज्ञा। फिर लास्ट ऑप्शन है नो एरर। ध्यान से इसको पढ़िए और आंसर करते चलिए नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, तीसरा यहां पे देख लीजिए, वी कैन नॉट डेयर मूव दिस डाइनिंग टेबल विदाउट हिज कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, देखिए इसको ध्यान से और करिए आंसर। आई डिड नॉट, फिर ये है पार्ट ए, आई डिड नॉट wanted him to get involved, फिर बी पार्ट है to get involved in this matter, या इशू कुछ भी लिख सकते हैं, in this matter। ये है पार्ट नंबर सी, and this would be no error, and ये हो जाएगा no error, this is पार्ट नंबर डी। ठीक है, 4 क्वेश्चंस यहां पे हो चुके हैं। 5वां और लास्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, जिसके बाद करेंगे डिस्कस हम इसके आंसर्स को। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है। 5th क्वेश्चन है she has not cutted the cake
yet because his best friend, her best friend, ये जेंडर का प्रॉब्लम हो गया, her best friend is about to arrive, ये है पार्ट नंबर सी, और लास्ट पार्ट है नो एरर का, दैट इज पार्ट नंबर डी। ठीक है, होपफुली आपने सबने आंसर्स कर लिए होंगे इसके। तो चलिए कि करके इसको समझते हैं कि कौन सा वाला आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे सही हो रहा है। ठीक है, चलो साथ साथ में भी आंसर करते चलना आप इसके। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है, लेट्स ट्राई टू मैच इट, कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। बेटा इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, होपफुली आपको दिख रहा होगा ये। चलिए चलो यहां पे पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ये चीज। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहां पे जो है वो कह रहा है, देखो जरा सा, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली चीजें दिखें। देखो बेटा, अब यहां पे कह रहा है ही टोल्ड मी दैट ही विल नॉट बाय एनी बुक्स फॉर मी। इसका आंसर कैसे हो सकता है? हमने सीखा था जब ये चीज पास्ट में चली जाएगी। बेटा ये पिंक वाला कलर दिख रहा है आपको, जब भी कोई चीज पास्ट में चली जाएगी, परफेक्ट, जब भी सेंटेंस पास्ट में बात करेगा, हम क्या नहीं यूज करेंगे? विल नहीं यूज करेंगे। विल की जगह क्या यूज होगा बेटा? विल की जगह यूज होगा वुड, WOULD। तो जैसे ही हमने यहां पे विल की जगह वुड किया, ये सही हो गया, यानी कि एरर कहां निकली है? पार्ट नंबर बी में निकली है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर बी में एरर है, जिसमें हमें विल की जगह पे क्या करना था? वुड लिखना था, क्योंकि सेंटेंस कहां है? पास्ट में है। अच्छा, आपको लग रहा हो यहां पे मैं टोल्ड की जगह से कर देता या ही टेल्स मी कर देता, है ना, टेल कर देता, ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में ये पास्ट वाला लिखा है तो आप इसको पास्ट मानते हुए अपने मॉडल को चेंज करेंगे। कभी भी आप टोल्ड को टेल्स या टेल नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस चीज को, गलती होने से तभी बच पाएंगे। दूसरा, आई अश्योर्ड हिम दैट आई कैन लिफ्ट द टेबल एंड चेयर टुगेदर। यहां पे टेबल लिखना मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, चलो लिख देता हूं। यहां पे टेबल लिखना भूल गया हूं तो लिख देते हैं द टेबल एंड, ठीक है, चेयर टुगेदर। अब यहां पे गलती कहां थी ये बताना था। आई अश्योर्ड हिम, देखो अश्योर्ड का मतलब है मैंने उसको अश्योरेंस दिया था। आई अश्योर्ड हिम, मैंने उसको अश्योर कर दिया था कि मैं चेयर और टेबल एक साथ उठा सकता हूं। अब यहां पे अश्योर्ड क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। अब यहां पे कैन क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। कैन की जगह क्या होगा? कुड होगा। कैन की जगह कुड होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने बिल्कुल सही गेस किया था। यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? कैन को किस में करना पड़ेगा? कुड में करना पड़ेगा। इसमें क्या था? विल को किस में करना पड़ा था? वुड में करना पड़ा था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यहां पे कलर जो है लिखने वाला वो क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन नॉट डेयर मूव दिस डाइनिंग टेबल विदाउट हिज कंसेंट। अब यहां पे जो चीज हमने पढ़ी हुई है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये, और फिर मैच कर लेंगे जो रूल पढ़ा था उससे, ताकि आंसर एकदम सही सही हमें समझ में आ जाए। देखो, वी कैन नॉट डेयर, अब हमने क्या सीखा था बेटा? अगर एक नेगेटिव हो, एक वर्ड नेगेटिव है प्लस डेयर है, प्लस अगर डेयर है या नीड होता तब भी सेम यही रूल चलता। अगर नेगेटिव प्लस डेयर या नेगेटिव प्लस नीड होता है तब क्या सीखा था? क्या करते हैं? 2 + V1 लगाते हैं, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहां पे नॉट या नेगेटिव प्लस डेयर लिखा हुआ है। अब आगे इसके क्या चाहिए? 2 + V1, लेकिन यहां पे तो सिर्फ V1 है, इसका मतलब मिसिंग क्या है? 2 मिसिंग है। तो यहां पे मूव के पहले 2 लग जाएगा और एरर कहां लिख जाएगी? एरर आ जाएगी पार्ट बी में। सो इसलिए एरर आ गई पार्ट बी में, तो हमें करना पड़ेगा इसमें टू मूव, तब ये सही हो पाएगा। सो यहां पे नेगेटिव प्लस डेयर था, इसलिए 2 + मूव लगा दिया। अगर यहां पे डेयर प्लस नेगेटिव होता, अब हमने सिर्फ मूव रखा होता, 2 को नहीं लगाते। ठीक है, तो वही सेम रूल जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही यहां पे अप्लाई हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आई डिड नॉट वांटेड हिम टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। देखो बेटा, हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी डिड होगा, जब भी कभी डू होगा, या जब भी कभी डज होगा, इसके बाद में हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बेटा? इसके बाद में हम फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वांट होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वांटेड होती है, और थर्ड भी वांटेड होती है। तो यहां पे जैसे ही आपने वांटेड लिखा ये गलत हो गया, इसकी जगह पे हम वांटेड को काट के क्या लिखेंगे? वांट लिखेंगे। तो यहां पे गलती क्या है बेटा? आई डिड नॉट वांटेड की जगह आई डिड नॉट वांट लिखेंगे, तब ये सही माना जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन में गलती है फिर से ऑप्शन नंबर बी में। चलो यार, गलती से सारे क्वेश्चन के आंसर्स बी ही बन गए हैं फिलहाल अभी तक तो। चलो फिफ्थ का देखते हैं, यहां पे क्या पता कोई आंसर चेंज हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है शी हैज नॉट कटेड द केक येट बिकॉज हर बेस्ट फ्रेंड इज अबाउट टू अराइव। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे वर्ब फॉर्म लिख के दिखाओगे, है ना? आपको बोला था कि आप मुझे कमेंट्स में वर्ब फॉर्म्स लिख के दिखाओगे, जिसमें हमने सेम वर्ब फॉर्म्स की बात की थी, जैसे लेट है, पुट है, कट है, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। रीड है, इसमें हमने सीखा था कि बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी सारी फॉर्म सेम होती है, जिसमें लेट, पुट, कट, हिट, ये सारे वर्ब्स आते हैं। इसमें देखो कट भी यूज हुआ है, लेकिन कट की कौन सी फॉर्म यूज कर दी गई है? ईडी फॉर्म यूज कर दी गई है। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कटेड की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? कट लिखेंगे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हैज लगाया था, ताकि आप हैज को सोच के यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके इसको ईडी सही मान लो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए शी हैज नॉट कट द केक येट होता है, कटेड कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कटेड की जगह ये कट होगा, क्योंकि कट की सारी फॉर्म सेम होती है। ये है V1, ये है V2 और ये है V3, तो तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इसीलिए यहां पे हम कटेड लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने सारे सही किए हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन सबके स्कोर्स आपके क्या आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत सारी नई चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस को अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और क्वेश्चन टैग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग इसका पार्ट भी है और प्रोनाउंस का पार्ट भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते चलिए। जय हिंद।